चलिए बच्चों, आज हम जो हमारा 1 मंथ का रिवीजन बैच चल रहा था उसका हम लास्ट डे लेके चल रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिसोल्यूशन समझाया था और कल चूंकि लॉ वाले फैकल्टी अपने थोड़े से लेट हो गए थे, तो मैंने ऐसे केस में पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को समझाया था। उस पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन को चूंकि लास्ट में लिया था और बच्चे भी, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड थे, तो ऐसे केस में मैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिकेप देता हूं, क्योंकि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सपोज करें साहब, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर एबीसी, ये इनकी तमाम असेट है। फॉर्म का डिसोल्यूशन हम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि डिसोल्यूशन पर सारी असेट को बेच के एक साथ पैसा आ जाए। ये पैसा हम लोगों के पास इंस्टॉलमेंट्स में आता है। इंस्टॉलमेंट में कैसे आता है? आज वही 2 असेट बिकी, फिर 2 असेट बिकी, फिर लैंड एंड बिल्डिंग बिकी, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का पेमेंट आज पहली किस्त मिली, फिर दूसरी किस्त, फिर तीसरी किस्त। अभी तक हम मान के चल रहे थे सारा पेमेंट एक साथ आ रहा था, लेकिन अब मान लो पेमेंट टुकड़े टुकड़े में आ रहा है। अब ऐसे केस में पेमेंट हम कैसे करें? नो डाउट पहले तो हम पेमेंट एक्सटर्नल लायबिलिटी को करेंगे। मान लीजिए 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक को देना है 30,000, एक को देना 20,000, 50,000 देने, हमारे हाथ में 10,000 ही है, तो ठीक है, पहले तो एक्सटर्नल लायबिलिटी को देते जाओ उनके अमाउंट के रेशो में 30,000 20,000, तो 3:2 में बांटते जाओ। पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को देते चले जाएंगे। अब बात आई सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी खत्म, अब बताएगी पार्टनर लोगों को पेमेंट करना। तो पार्टनर लोगों को पेमेंट करने के पहले पार्टनर का अगर लोन अकाउंट है, मतलब उसने अदर देन कैपिटल कुछ एडवांसेस दिए, तो उसको हम सेटल डाउन करेंगे। उसको देने के बाद अब पार्टनर लोगों को पैसा देने की बात आएगी। अब यहां दिक्कत क्या आएगी? मान लो तीनों पार्टनर को टोटल मिला के मेरे को 2 लाख रुपए देने, और अभी मेरे हाथ में 10,000 ही आए, और वो 10,000 को कैसे बांटे? और टुकड़े टुकड़े में आएंगे, लेकिन वो ग्रेजुअली आएंगे। तो ये पेमेंट हमें कैसे करना है, इसके लिए हम बात करेंगे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेजुअली यानी इंस्टॉलमेंट में मनी या कैश का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो जी कैसे, कि हमने एक स्टेटमेंट बनाया, सुनना बेटा, स्टेटमेंट फॉर पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। अब ऊपर अपनी लायबिलिटीज लिख लीजिए। जैसे यहां पर लोन है, एक लोन है स्पाउस का, एक है पार्टनर का लोन, फिर उसके बाद तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, बराबर बेटा। तो 2,000, 1,000, 9,600 और 8,400 गिवन होगा। चलो, अब पेमेंट हम कैसे करते जाएंगे वो देखो। मान लीजिए सबसे पहले रियलाइजेशन से आए 1,000। अब यहां बच्चे क्या गड़बड़ कर जाएंगे वो देखो बेटा। आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस भी पड़ा हुआ होगा, तो पहले तो कैश और बैंक का जो बैलेंस पड़ा उसको बांटो, और उसके बाद फिर हम आगे के अमाउंट के बंटवारे करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया, सबसे पहला कलेक्शन आया 1,000। बताओ बेटा, 1,000 से पहले हम किसको दें? स्पाउस के लोन अकाउंट का पेमेंट कर देंगे। ये बचा हुआ बैलेंस हमने नीचे उतार लिया, बराबर बेटा। चलो, अब इसके बाद रियलाइजेशन फर्नीचर से। मान लो फर्नीचर से कलेक्शन है आपके पास 2,000। बोलो, सबसे पहले स्पाउस के लोन को दे देंगे हम 1,000। स्पाउस लोन अकाउंट क्लोज। चलिए जी, पार्टनर ए का लोन अकाउंट, ये 1,000 से क्लोज। चलिए, ऑनलाइन चालू है बेटा अभी। चलो ध्यान से बेटा सुनिएगा। अब बच्चों, हम लोगों ने स्पाउस के लोन अकाउंट का पेमेंट कर दिया, हम लोगों ने पार्टनर के लोन अकाउंट का पेमेंट कर दिया। यहां अब हमारे पास जो बैलेंसेस बचे, तीनों पार्टनर के बचे, एक पार्टनर को 9,600, एक को 6,000, एक को 8,400 देने। चलिए जी, अब आपके पास कलेक्शन आया 1,200 का, 1,200। अब ये 1,200 रुपए कैसे बांटे, यहां ध्यान देना। ये जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे पार्टनर के बीच में, तो हम ये सोच के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि साहब यही हमारा फुल इन फाइनल कलेक्शन है।
अब इसके अलावा कोई और कलेक्शन आना नहीं है। अब देखो अगर यही फुल एंड फाइनल अंतिम कलेक्शन है तो इसको देने 9,600, इसको देने 6,000, इसको देने 8,400, इसका मतलब टोटल मिला के हम लोगों को देने हैं 24,000, लेकिन हमारे पास अवेलेबल है 1,200। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस अगर हम देखें तो 22,800। यही अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में ये फाइनल रियलाइजेशन है, इसके बाद रियलाइजेशन नहीं होगा तो हम लोगों का लॉस कितना आएगा? 22,800। ये 22,800 रुपए के लॉस को तीनों पार्टनर को बियर अप करना पड़ेगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो ये लॉस अगर हम बांट देते हैं तब देखो दी इसके कैपिटल अकाउंट में 1,800 माइनस आया, 840 इसके अकाउंट में माइनस आया और इस अकाउंट में 3,840 प्लस में। बोलो कितने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ गई? और चलो यहां तो किस्मत से 2 के अकाउंट में डेफिसिट आ गई, थोड़ी देर के लिए मान लो 1 के अकाउंट में डेफिसिट आती है तो दोनों पार्टनर बियर अप करते कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो, गवर्नर वर्सेस मरी रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल रेशियो। और यहां 2 पार्टनर के अकाउंट में डेफिसिट आई तो पूरी डेफिसिट कौन बियर अप करेगा? एक ही पार्टनर। और इन दोनों की डेफिसिट जब ये बियर अप करेगा तो आखिरी में आप देखोगे हमारे को जो अमाउंट पेबल निकलेगा 1,200 निकलेगा और हमारे पास था भी कितना? 1,200। ये देखो जी अमाउंट भी 1,200 था, बराबर बेटा। यानी ये सोच के हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि यही हमारा अंतिम डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ अगला डिस्ट्रीब्यूशन बता पाओगे? देखो इसका बैलेंस 0, इसका बैलेंस 0 है। पार्टनर ए को 9,600 देने थे, कुछ नहीं दिया। पार्टनर बी को 6,000 देने थे, कुछ नहीं दिया। पार्टनर सी को 8,400 देने थे लेकिन 1,200 दिए, तब उसका अमाउंट बाकी कितना रहेगा? 7,200। ये हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस अभी के कॉपी कर लिए। चल अब अगला कलेक्शन हुआ 4,000, बराबर बेटा। और अभी की स्टेज पे देना कितने? 1 2 3। चलिए बेटा तीनों को टोटल कितना? देख के बोल रहे हो, गलत बात है। मैं समझ रहा हूं आपकी चालाकी, नहीं सॉरी बोलने से मतलब नहीं, जो चालाकी वो चालाकी दिख रही है साफ तौर पे। हाँ तो तीनों का टोटल करा, देने कितने आपको? 22,800। अवेलेबल कितने हैं? 4,000। हम तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के समय यही मान के चलेंगे कि यही हमारा फुल एंड फाइनल एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी मेरे हाथ में 4,000 है और देने 22,800। बोलो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? बोलो 18,800 का लॉस आएगा कि नहीं? वो लॉस कौन बियर अप करेगा? तीनों पार्टनर। कौन से रेशो में? ये पीएसआर में लॉस को बांट दिया। कितने का लॉस को बांटा बेटा? 18,400। 18,800। ध्यान से सुनो बेटा, 18,800 को 18,800 ही सुनो। तो भाई 4,000 थे ना अपने पास और बांटे 22,800 थे, तो 4,000 बांटेंगे तो 18,800 कम पड़े ना। और अपन क्या सोच के चलते? यही फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद और कुछ रुपया नहीं आना है। तो 18,800 के लॉस को बांट दो। बोलो किस रेशो में बांटेंगे बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटो। तो आखिरी में देखो जी यहां बैलेंस निकल के आया 200, यहां 360, यहां 3,440। लेकिन अब इसके पहले ये सोच लो, क्या किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आई क्या? ये इसके कारण नहीं आई। और अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आती ना तो बचे हुए पार्टनर उस डेफिसिट को बियर अप करते कौन से रेशो में? धीरे बोलो ना यार, कैपिटल रेशो। अच्छा 2 पार्टनर के अकाउंट में डेफिसिट आती तो वो एक ही पार्टनर उठाता, कौन से रेशो में? कैपिटल रेशो। क्लियर? और डेफिसिट नहीं आई मतलब
आप ये देखना इस मेथड का आश्चर्य, 1 2 3 अगर डेफिसिट नहीं है, ये तीनों जो अमाउंट प्लस में मतलब देना है, इन तीनों का उतना ही अमाउंट आएगा जितना कि अपने हाथ में कैश इन हैंड है। आप बताओ, आपको पता है कैश इन हैंड कितना था आपके पास? 4000। वेरी गुड। तो तीनों अमाउंट का टोटल भी 4 ही होगा। तो 4000 हम कैसे बांटेंगे वो देखो। 4000 जो बांटेंगे तो आप देखो ए के पास कितने जाएंगे? 200 रुपए। बी के पास कितने जाएंगे बेटा? 360। सी के पास कितने जाएंगे? 3440। और आप देखो इनको इतना इतना अमाउंट हमें देना था, इसमें से 200 दिए तो बाकी ये डेफिसिट हो गई। इतना देना था 360 दिए, तो ये एक तरह से डेफिसिट मतलब एक तरह से लॉस है। इतना दिया तो बाकी हम दे नहीं पाएंगे, और इन तीनों को टोटल करोगे तो कहीं ना कहीं आपका शो करेगा रियलाइजेशन लॉस। आप रियलाइजेशन अकाउंट अगर बना के देखोगे तो 73 रुपए का लॉस आएगा। तो सुनो, बहुत सिंपल बात, 2 मिनट में इसको समराइज कर रहा हूं। बोर्ड पे देखना, जितनी भी लाइबिलिटी है, पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी लिख ली मैंने। ये तो टेक्निकल क्वेश्चन बनाए नहीं इंस्टीट्यूट ने, तो बहुत अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन निकल के आते हैं इसके अंदर। हो सकता था 2 एक्स्ट्रा लाइबिलिटी दियो, बैंक लोन भी दे दिया, क्रेडिटर भी दे दिया, फिर पार्टनर लोन दे दिया, तीनों पार्टनर की कैपिटल दे दी। कंसेप्चुअली सुनो, सबसे पहले एक्स्ट्रा लाइबिलिटी को पे करो, और मान लो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी एक 30,000 एक 20,000 है, 50,000 है, पैसा 10,000 ही है, तो उन दोनों को बांटो उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रेशियो में, मतलब 3:2। एक का 30 था, एक का 20 था, 3:2 के रेशियो में बांटो। और मान लो आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो पहले एक्स्ट्रा लाइबिलिटी को पूरा पूरा निपटा दो, खत्म करो। उनको दे दिया, पार्टनर लोगों को देने की बात है, उसके पहले उनका लोन या एडवांस है तो पहले वो चुकाओ। अब झगड़े झंझट कहां चालू होंगे? बच्चे हमारे पास मान लो 1200 रुपए, जैसे इस क्वेश्चन में 1200 बचे और तीनों पार्टनर की कैपिटल बाकी है। तीनों बोलेंगे साहब मेरे को जल्दी है, तीनों बोलेंगे बैठ जाओ। हम ये देखेंगे कि यही फुल एंड फाइनल रिकवरी है। चलो तीनों की कैपिटल जोड़ो, इतनी कैपिटल अपने पास तो 1200 ही है, यही फाइनल है, तो इस केस में ये लॉस आएगा। ये लॉस तीनों में पीएसआर में बांट लो। किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ गई तो डेफिसिट बचे हुए पार्टनर बियर अप करेंगे एज पर गवर्नर वर्सेस रूल कैपिटल रेशियो के अंदर। और ये बियर अप करने के बाद आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा, आखिरी में उतना ही अमाउंट बचेगा जितना कैश इन हैंड है। क्लियर? अच्छा, मैंने क्वेश्चन कराते समय इसकी समरी भी बनाने सिखाया था कि देखो जी, पहला जो रियलाइजेशन हुआ था 1000, उसको इसको दिया, दूसरा अमाउंट ऐसे ऐसे बांटा, तीसरा अमाउंट ऐसे बांटा, चौथा ऐसे ऐसे बांटा। ये समरी भी मैंने बनाने सिखाया था आपको। चलो ये मेथड तो सिंपल है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड कर सकते हैं। चलो अब इस चैप्टर का अंतिम कंसेप्ट ध्यान से सुनना। हम बात करें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड बैंक, कैश और बैंक का पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्ड पे देखो बेटा सब बच्चे, बीच बीच में पूछते जाऊंगा मैं पॉइंट। पानी की बोतल नीचे, यस। चलो सुनना बेटा ध्यान से। बोलो, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं। पहली मेथड मैंने बताई थी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। नाउ दूसरी मेथड बात करने जा रहे हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इसमें क्या है बेटा, टाइम आपका बचेगा मेथड नंबर 2 के अंदर, क्योंकि मेथड नंबर 1 के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो भी अमाउंट आया ये मानते थे यही फुल एंड फाइनल, यही फुल एंड फाइनल है। बोलो बेटा, और कोई पैसा नहीं आएगा, यही फाइनल। तो उसी वही लॉस निकाल के हम रेशियो में बांट देते थे। किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट है, कैपिटल रेशियो में बांटते थे। हर बंटवारे के साथ इतनी मेहनत करते थे। और ये मेहनत क्यों हो रही थी उसका कारण सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। उधर अपन क्या करते थे पता है, जो भी लॉस आया किस में बांटा, पीएसआर में बांटा, तो किसी के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आ जाती थी कि नहीं, बराबर ना। ये सब इसलिए आ जाती थी कि मान लो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, मान लो, पहले मानो लाइट बाद में मैं बोलूंगा तब मानोगे ना यार। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। अगर इन तीनों पार्टनर की कैपिटल भी इसी रेशियो में होती ना, तो झगड़े होते ही नहीं। होता क्या है, कुछ पार्टनर
उनकी जितनी प्रोपोर्शनेट रिक्वायर्ड कैपिटल है उससे ज्यादा ला के आए होते। तो जो जितना ज्यादा लाया हुआ है पहले उसको उतना दे दो, उसको उसके ऊपर ऊपर का सरप्लस दे दोगे ना, तो बाद में फिर जो भी पैसा आएगा पीएसआर में बढ़ता जाएगा। और वही बात मैं इस मेथड के अंदर सिखाने जा रहा हूं, जिसको दुनिया मेथड नंबर सेकंड बोलती है, यानी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड बोलती है। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इट्स एग्जांपल नॉट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, मेथड को समझाने के लिए एक उदाहरण है। चलो सुनना बेटा। हाँ, पहली लायबिलिटी क्रेडिटर, देखो मैंने दो एक्सटर्नल लायबिलिटी ली है ताकि पॉइंट क्लियर हो। दूसरी एक्सटर्नल लायबिलिटी बैंक लोन, एज लोन, तीनों पार्टनर की कैपिटल। चलिए सबसे पहले मैंने इनके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस लिख दिए। चलो पहला कलेक्शन हुआ 20,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कलेक्शन 20,000, लेकिन इसके पहले ध्यान रखना, अगर आपके पास कैश और बैंक में बैलेंस पड़ा है तो पहले उसको बांटो, और रियलाइजेशन खर्चे के नाम पे कुछ पैसा रखना है तो उसको रख के बचे अमाउंट को बांटो। फिर रियलाइजेशन खर्चे करने के बाद उसमें कोई 100-200 रुपए बच जाए तो उसको आखिरी वाले रियलाइजेशन के साथ जोड़ लेना, आखिरी वाले में। चलो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 20,000 रुपए आए, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को बांटो। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है? 2, 30 और 20, टोटल कितना? 50। क्या पूरे 50 बांट पाएंगे? नहीं, कितने हैं हमारे पास? 20। तो भैया इसको 3:2 में बांट दो। चलो ये मेरे पास बचे बैलेंसेस ड्यू, जो पैसा बांट दिया उसको घटाने के बाद बचे। बोलो यहां तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत? इतनी दिक्कत? यस, अब आगे बढ़ो। अगला कलेक्शन है 3500, 35,000। चलो एक्सटर्नल लायबिलिटी को पूरा पूरा पैसा बांट सकते हैं, इनको बांट दो। अब पार्टनर का लोन अकाउंट है तो पार्टनर के लोन अकाउंट को भी दे दो, यहां भी झगड़ा नहीं है। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतने बचे। चलो अगला कलेक्शन है 45,000, ए के लोन अकाउंट को 5,000 दे दिए, अब बचे मेरे पास 40,000। झगड़ा यहां से है, झगड़ा यहां से। आपके पास पैसे कितने? 40,000। नहीं नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पैसे ही तो झगड़े की जड़ है। आपके पास पैसा दो मेरे को, हाँ खत्म करो ना, झगड़े की जड़ ही खत्म करो। चलो इतना भी नहीं करना है। चलो बोर्ड पे देख रहे बेटा सब बच्चे, बोलो अपने पास कैश कितना है? 40,000 बराबर बेटा। कैश कितना है बच्चों? 40,000। अच्छा अब अपने को तीनों पार्टनर को देना है पैसा। तीनों को कितना देना है देखो जरा, 2 मिनट ध्यान से सुन। हाँ यहां से मेथड स्टार्ट हुई है। इसको देने 80, 80, 50, टोटल मिला के कितने देने? 2,10,000 है कितने बेटा? मेथड 1 में देखो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मेथड 1 और 2 में अंतर क्या, तो यहां से क्लियर होगा। मेथड 1 में अपन क्या करते थे भाई, 40 से 2-10 बांटने, तो हम मानते थे यही फाइनल रिकवरी है, तो बाकी का घाटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा। और ऐसे में किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आती थी तो उसको कैपिटल रेशो में बांटते। हर बंटवारे के साथ ये मेहनत करते थे। और ये मेहनत आपको क्यों करनी पड़ रही थी पता है? वो इसलिए करनी पड़ रही थी, मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों का है 3:2:1, अगर तीनों की कैपिटल 3:2:1 में होती ना तो दिक्कत नहीं थी बेटा। दिक्कत इसलिए कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, कोई एक या दो पार्टनर ने प्रोपोर्शनेटली जितनी रिक्वायर्ड कैपिटल है उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रखी है। तो हम क्यों ना एक काम करें, जिन लोगों ने अपने रेशो से ज्यादा पैसा देके रखा उनको पहले निपटा दे, तो फिर बाद में जब पैसा आता जाएगा ना तो फिर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ता जाएगा, आपको बार बार माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए यहां एक ही बार की मेहनत करते हैं, और ऊपर वाली मेथड में हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बार बार मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाल रहे थे।
अब यहां क्या करेंगे वो सुनो। यहां पर हम ये काम करने जा रहे हैं, ये देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं इनकी कैपिटल का। ये लिखा मैंने तीनों पार्टनर के नाम, ये लिखिए जी तीनों की कैपिटल, ये तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। याद करो पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाता था मैं, यहां पर निकालने जा रहे हैं हम कैपिटल फॉर वन पार्ट। और कैपिटल फॉर वन पार्ट कैसे, ये बंदा 80,000 कैपिटल आया 3 हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए इसकी इतनी कैपिटल है। ये बंदा 80,000 रुपए लाया 2 हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए इसकी इतनी कैपिटल है। ये बंदा 50,000 लाया प्रॉफिट में एक हिस्सेदारी के लिए, तो इसकी इतनी कैपिटल है। तीनों की कैपिटल निकाली वन पार्ट के लिए। इस बंदे की वन पार्ट के लिए कैपिटल है 26,666, यहाँ 40,000, यहाँ 50,000। आपको याद है कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ाया था मैंने। अब यहां आप क्या करो, किसी एक पार्टनर की कैपिटल को बेस ले लो। बोलो किसकी कैपिटल को बेस लोगे, जो एक हिस्से के लिए सबसे कम लाया, जो एक हिस्से के लिए सबसे ज्यादा लाया। जो सबसे कम लाया, कम वाले को बेस ले लोगे ना, तो किनके ऊपर ऊपर पैसे उनको रवाना करेंगे, पहले एक्सेस उनको पहले दे देंगे। अब आप देखो सबसे कम वाले को बेस माना, ये बंदा एक हिस्से के लिए 26,666 लाया, इसको बेस लेते हुए हम निकाल रहे हैं कैपिटल शुड बी टेकिंग एज कैपिटल बेस कैपिटल। 26,666 एक हिस्से के लिए, तो 3 हिस्से के लिए इसके 80, 26,666 एक हिस्से के लिए तो 2 हिस्से के लिए, और 26,666 एक हिस्से के लिए तो कितना, तो ये इनकी कैपिटल शुड भी इतनी होनी चाहिए। ये देखो जी इसकी कैपिटल है 80, करनी थी 80, यानी इसका कुछ भी सरप्लस वरप्लस नहीं है। इस बंदी की कैपिटल है 80, होनी चाहिए रेशियो के हिसाब से 53,333। इस बंदे के 26,666 रुपए एक्सेस है, इस बंदे के भी 23,333 रुपए एक्सेस है। दोनों के टोटल मिला के 50,000 रुपए एक्सेस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास उधर मैंने देखा अवेलेबल कैश कितना पड़ा था आपके पास, अगर 60 होता ना, 8 होता ना, 60,000 होता ना, तो पहले बेटा मैं बी और सी को 26,666 और 23,333 देके इनके 50 तक का जो ऊपर ऊपर है वो हिसाब सेटल कर देता। फिर बचा 10, अब उसके बाद जो भी आए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते जाओ। बेसिक कंसेप्ट ये है इसके पीछे। लेकिन अब मेरे सामने लफड़ा ये हो गया कि ये अभी मेरे को जो सरप्लस है, देखो ए का तो सर ए के पास तो रेशो के हिसाब से ही कैपिटल है, बी और सी की रेशो के प्रोपोर्शन में ज्यादा कैपिटल है, सरप्लस कैपिटल है। सरप्लस कैपिटल वाला 50 है और मेरे हाथ में पड़े कितने 40,000 ही। तो अब झगड़ा ए को तो शांत कर दिया, ए बैठ जा। अब बी और सी का झगड़ा निपटना है, तो बी और सी का झगड़ा निपटना, तो बी और सी का झगड़ा कैसे निपटेंगे भाई, चल तेरे कितने एक्सेस है 26,666, तेरे कितने एक्सेस है 23,333। अब इन एक्सेस में भी किसके और एक्सेस, सरप्लस में भी सरप्लस। बात समझो ना यार, लॉजिक क्लियर होगा तभी तो दोनों मेथड के डिफरेंस क्लियर होंगे, बराबर। चलो इनका रेशियो क्या है 2:1। अब इन दोनों में भी किसको पहले देना वो देख रहे हैं हम, तो 1 रुपया आया तो पहले कौन, अब तो 1-1 रुपये की लड़ी हुई है। यस चलो, ये 2 हिस्से के लिए, ये 1 हिस्से के लिए डिवाइड कराओ, तो सरप्लस में भी सरप्लस 13,333, सरप्लस में भी सरप्लस 23,333। बोलो मिनिमम वाले को बेस बनाओ, मिनिमम किसका है ए का, 13,333 एक हिस्से के लिए, तो 2 हिस्से के लिए 26,666, एक हिस्से के लिए 13,333। बोलो इसके 26,666 है, 26,666 होने चाहिए थे, हिसाब बरोबर, जिसको बेस मानते वहां बराबर आ जाता है। इसके 23,333 है, 13,333 होने थे, एक्सेस में भी इसके एक्सेस कितने 10। तो बात ही बनती है जैसे 10 आए ना बस नहीं, सबसे पहले दोगे सी को, बुलाओ 2C, मतलब सी को कितने देंगे, पहले 10 उसको देंगे, कितने किसको, हाँ अच्छा ये इधर कितने आए थे, इधर देखना जरा ऊपर, ये कितने हैं, हाँ 50 में 10 सी को दे दिए, सी को 10 दिए, अब कितने बचे। देखो अब बंटवारा कैसे होगा, एक बार का ये मैंने समरी बना ली। समरी कैसे, सबसे पहले 10 ओनली सी,
को बोला कि पहले 10 ओनली 2C। चलो नेक्स्ट 10 के बाद 40, 10 के बाद 40। अब इट इज 40 आया, 50 में से 10 घटाया तो दैट इज 40 आया। ये बी और सी में बटेगा, कौन से रेशो में? 2:1 में। चलो 10 ये बढ़ गए, 40 ये बढ़ गए, कितने हो गए? 10 40 50। अब 50 से ऊपर जो भी आए, अब उनमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 50,000 के ऊपर हर 1 रुपया जो कि आपके पास आया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते, तब तक बांटते जाओ जब तक कि जितने जितने रुपए आते गए। सारे तो नहीं आएंगे। बोलो क्या यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब बताओ 10,000 सबसे पहले किसको दोगे? सी को। फिर कितने बच गए? 30। पी और सी को किस रेशो में? 2:1 के रेशो में। ये इनके बैलेंसेस बचे। फिर अगले कलेक्शन में 70 आए। कितना कैपिटल में कितना दे चुके? पहले 10, फिर कितने दे चुके? 30। अब और कितने पे दिमाग लगाना चाहिए? हाँ जी 10 पे, क्योंकि 50 तक की बात है। 10 और किसको देंगे? बी और सी को। और ये बांट देने के बाद अब जो भी रुपया आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा बेटा ये। कुछ नहीं, सुनो अब मैं 2 मिनट में समराइज करूं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। सारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी लिख दी बेटा, पार्टनर के लोन अकाउंट लिख दिए और कैपिटल अकाउंट लिख दिए। पहले एक्स्ट्रा लायबिलिटी को पे करते जाओ उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के रेशो में। पार्टनर के लोन अकाउंट को पे कर दो। चलो कैपिटल को पे करना है ना, वहां झगड़े झंझट होंगे, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट पे चले जाओ। तीनों का कैपिटल लिखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखा। अब हम देखेंगे किसकी कैपिटल एक्सेस है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हम। जो बंदा एक हिस्से के लिए मिनिमम लाया उसके कैपिटल को बेस मानते हुए निकालो कौन ज्यादा लाया। ज्यादा 50 आए थे, अगर उतना है तो वहीं उतना बांट दो। लेकिन पैसा कम था तो 50 के अंदर भी किसके ज्यादा, बराबर। फिर हमने एक फाइनल समरी बना ली कि नहीं भैया सबसे पहले 10 किसको मिलने चाहिए? सी को, उसके बाद पी और सी को, और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो बेटा क्या कर सकते पूरा रिजोल्यूशन? एक एक कंसेप्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, क्वेश्चन करना बेटा। अच्छा एक छोटा सा कंसेप्ट इसके अंदर और आता है, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना। वहां जब हम कन्वर्शन करते तो वो जो रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते वैसा का वैसा रूटीन क्वेश्चन, क्योंकि उसके अंदर हमें किसी प्रकार का कोई इंसॉल्वेंसी का डर। तो जैसे सामान्य जो बेसिक क्वेश्चन करते वैसे ही क्वेश्चन होता है एलएलपी में कन्वर्शन। चलो बच्चों क्या डिसोल्यूशन एंड, सब बच्चों को परफेक्ट है बेटा? हाँ बेटा, यहां बेटा हम लोगों ने डिसोल्यूशन कंप्लीट किया है। और अब बच्चों हम लोगों ने अपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया। 1 मंथ के अंदर हम लोगों ने जो डिसाइडेड आपको शेड्यूल दिया था, उस पूरे डिसाइडेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरे 1 मंथ में एक एक कंसेप्ट हम लोगों ने यहां रिकवर किया। अब बच्चों अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये बनती है कि अच्छे से स्टडी करना है। यश भाई, डबल, कोई डरने चिंता फिक्र की जरूरत नहीं बेटा, पूरा उधर वाला ग्रुप भी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें ना, तो देखो बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। लास्ट मोमेंट पर आप प्रायोरिटी क्या रखेंगे? स्टडी मटेरियल को प्रायोरिटी रखिए, आप मॉड्यूल को पहले करें। मॉड्यूल पहले करना है। मॉड्यूल आपका पूरा हो जाए तो उसके बाद 2017 से 2024 तक के अभी तक के जो हमारे 5-6 एग्जाम के पेपर है उनको करना है। ये अपने हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों को पुराने स्कैनर के जो क्वेश्चन मैंने आपको बुक में दिए हुए हैं, अगर आपके पास मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से, कभी कभी क्या होता है बेटा मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एकदम से याद से हो जाते हैं, बराबर ना, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक्स्ट्रा असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने जो बुक में दिए हुए हैं वो करना है। तो बच्चों कॉन्फिडेंस यहां पर यह बना के रखना है कि एग्जाम में जब आप उतर रहे
अब देखिए पहला क्वेश्चन अपना कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और पहला जो क्वेश्चन अपना कंपलसरी क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो बेटा अपने को प्रॉपर टाइमली कंप्लीट करना है। अब पहले क्वेश्चन के अंदर जब आप देखते हैं तो आपके सामने पार्ट ए आता है, जहां पर कि 6 नंबर के क्वेश्चन नंबर 1, ये आप देखिए 20 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। यस, इसके अंदर आप देखो अपने सामने 6 ट्रू फॉल्स है, 2-2 नंबर के, बहुत प्रॉपर रीजनिंग के साथ, बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप लोगों को ये कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख दिया, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख देंगे बेटा गड़बड़ हो जाएगी भाई। प्रॉपर रीजनिंग लिखो बच्चों, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या किसी प्रकार का बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट या फंडामेंटल लगता है तो वो भी लिखो। सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने से काम नहीं, 2-3 लाइन उसकी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर रीजनिंग के साथ होनी चाहिए। यही इंस्टीट्यूट आप लोगों को 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन भी दे सकता है। अभी 4 नंबर का जो थ्योरी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड होगा। कैपिटल रेवेन्यू चैप्टर आप पढ़ते हैं, सब्सिडरी बुक आप पढ़ते हैं, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों को बुकलेट मैंने प्रोवाइड की उसमें अभी तक जो थ्योरी क्वेश्चन है हर चैप्टर के पहले दिए, तो एक निगाह आपने मोटे तौर पे दौड़ा ली कि साहब ये थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का आता तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जितना पूछा है उतना लिखोगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे। देन इसके बाद 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनर बोनस शेयर से भी दे सकता है, राइट शेयर से भी दे सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी दे सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से दे सकता है, या बीआरएस से दे सकता है। ये कुछ ऐसे चैप्टर है जहां से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो 20 मार्क का ये क्वेश्चन अपने को स्टार्ट ही इससे करना है, बराबर बेटा। ठीक, इसके बाद अपन जाते हैं बच्चे में, आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करना है, और लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल अपने को इंटरनली मोटिवेटेड रखना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है। देखो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं तकरीबन 20 नंबर, बोलते हैं 20 नंबर, लेकिन ये जो 3 चैप्टर है हमारे सामने, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, ये 3 चैप्टर कम से कम 20 नंबर, और जनरली आप मान के चलिए यहां से 25 नंबर तक के क्वेश्चन निकल सकते हैं। करेंगे क्या वो लोग, मान लीजिए सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का, एनपीओ का 10 नंबर का, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह कहीं दूसरे क्वेश्चन के साथ, देखो एक साथ कॉम्बिनेशन बनाए जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको चैप्टर वाइज पैकेज बता रहा हूं कि 3 चैप्टर को कहीं ना कहीं वो 20 to 25 मार्क के बीच में कवर करेगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं कंपनी अकाउंट की बात करूं तो आप देखो कंपनी अकाउंट में सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन हुए। कंपनी अकाउंट में आपके सामने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया, कंपनी अकाउंट में आपके सामने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आया, इश्यू ऑफ बोनस शेयर आया, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स आए। इसलिए कंपनी अकाउंट में आप मान के चले लगभग 27 मार्क के आसपास का वेटेज कंपनी अकाउंट से निकल के आ जाता है। और यहां क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन था 15 नंबर का, और वो भी मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस था, बहुत ज्यादा नहीं था। तो कंपनी अकाउंट में एक तो आपको यूनिट नंबर 2 जिसमें हम बात करते हैं इशू, फॉरफीचर, रीइश्यू ऑफ शेयर। ठीक, इसके बाद यूनिट नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मॉड्यूल इनफ है बेटा, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन मॉड्यूल इनफ है। मैंने बहुत सिस्टमेटिक फॉर्मेट आपको बताया, उस सिस्टमेटिक फॉर्मेट से आप करिए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से भी अच्छा क्वेश्चन निकल के आ सकता है, क्योंकि देखो पिछली बार रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कवर करा था, तो इस बार रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और
कोई छोटा क्वेश्चन बना यहाँ तो फिर ऐसे केस में बोनस शेयर या फिर राइट शेयर पर जाने की बात होगी। बराबर। चलिए इसके बाद अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नया चैप्टर 8 हुआ, जो अभी अपन ने डिसोल्यूशन कंप्लीट किया। अभी के पार्टनरशिप के अंदर आप मान के चले कम से कम पहले 15 नंबर तक का वेटेज होता था, लेकिन अब 20 नंबर के आसपास पार्टनरशिप कवर करेगा। और 20 नंबर के आसपास की पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट, डेथ, यहां से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, ठीक। इसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ दोनों का क्वेश्चन देगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, या तो एडमिशन देगा और अच्छा पेपर देना है तो फिर ऐसे केस में रिटायरमेंट डेथ दे देगा, क्योंकि एडमिशन हम 7 स्टेप में करते हैं, रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन हम कितने स्टेप में करते हैं, 9 स्टेप। तो वो 7 स्टेप बेटा इजीली उसके अंदर कवर हो जाती है। देन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में बच्चों सिंपल जो सेगमेंट है जहां पर सिंपल डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो गवर्नर वर्सेस मरे रूल, गवर्नर वर्सेस मरे रूल पर क्वेश्चन नहीं बनाए, जो कि चांसेस बनते हैं जहां पर कि किसी भी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। बराबर। देन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, देखो इजी गया तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट भी जा सकता है, बहुत इजी बैठेगा ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी अकाउंट खुलता है। देन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैक्सिमम लॉस मेथड और ठीक इसी तरह से हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, मैंने 2 मेथड पढ़ी थी, मेथड एग्जामिनर मेंशन करेगा। लेकिन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन यानी पीसमेल पेमेंट ऑफ पीसमेल पेमेंट ऑफ फंड्स, इस पर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के कम बने। कम क्या बने, अभी चैप्टर 1 की बार अभी एड हुआ, इस पर क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन अब बनना चाहिए। तो डिसोल्यूशन को भी आपको अच्छे से करना है। तो आप देखिए कुल मिलाकर देखते, पहला क्वेश्चन है 20 नंबर का आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन 20 से 25 नंबर। देखो उसी क्रम में आएंगे ऐसा नहीं है, पार्ट ए बी सब मिक्स होके आएंगे, लेकिन इतने एरिया के अंदर हम बोल सकते हैं तकरीबन 70-80 मार्क का पेपर हमारा बनता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इन्वेंट्री है, फिर उसके बाद देखेंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्पेशली म्यूचुअल लिक्विडेशन है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखिए अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन दिया तो स्टेज नंबर 3 के क्वेश्चन है, स्टेज नंबर 3 के क्वेश्चन जहां पर कि स्टेज नंबर 3 के क्वेश्चन जहां पर कि नेक्स्ट ईयर हम एरर को रेक्टिफाई करें। डेप्रिसिएशन में आप याद करो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह कराया था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, हालांकि डेप्रिसिएशन पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है, रिसेंट अटेम्प्ट में पूछा हुआ है, और इस बार के स्कोर में आप देखेंगे तो बच्चों को 2 नंबर सरप्लस में दिए क्योंकि डेप्रिसिएशन में एरर था। इसका रिजल्ट में आपने देखा होगा 2 नंबर सरप्लस में इंस्टीट्यूट ने ऐड किए थे सभी को ग्रेस के तौर पे। देखा क्या बेटा, जिसने अटेम्प्ट किया छोड़ दिया तो फिर नहीं बेटा। ओके 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 ओके। तो कुल मिला के बेटा एग्जाम क्लियर करना आसान है बच्चों, अच्छे से कर सकते हैं, बस कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अपने आप पे भरोसा करना है, आसपास की बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो आपको इस तरह से बोलने की कोशिश करेंगे कि आप कर पाओगे कि नहीं, उन सब बातों को सेट असाइड करो। अब लास्ट मोमेंट है, अच्छे से स्टडी करना है, बराबर बेटा। और किसी भी प्रकार का डाउट डिफिकल्टी आता है तो आप मेरे को 7:30 के बाद कॉल भी कर सकते, इवनिंग 7:30 तक हम लोग अपनी बैचेस और इन सब में अटके होते बेटा। 7:30 के बाद आप कॉल भी कर सकते हो, 7:30 के बाद मेरे से आप डाउट भी पूछ सकते हो। सेवन 7:30 के बाद बेटा, हाँ 7:30 से रात के 12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। चलिए बेटा अच्छे से करना है, सेशन को एंड करते, सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।